हे भगवान, किस बला की सर्दी हो रही है। इस बार नवंबर का महीना, सर्दी देखो, ऐसे लग रही जैसे जनवरी आ गई हो। ऊपर से इस घर में काम इतना ज्यादा है। मैं बेवजह खुश होती थी कि मुझे छोटा सा ससुराल मिला है, लेकिन ये बस नाम का छोटा ससुराल है। रे माँ, अरे ओ बहू। हाँ माँ जी। बहू, कितनी देर हो गई तुझे रसोई में ही खड़े खड़े, अभी तक धुले नहीं है तेरे बर्तन? हाँ माँ जी, बस धुल ही गए। जल्दी से बर्तनों को साफ करके उसके बाद देख, गौतम के, सिया के और तेरे ससुर जी के कितने सारे कपड़े गंदे इकट्ठे हो गए हैं। जल्दी से फिर इन्हें धो देना। हाँ माँ जी, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी है तो लगेगी ही, इसमें ऐसी कहने वाली कौन सी बात है। अब जल्दी से बर्तनों का पीछा छोड़, बहुत सारे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। जया ऐसे बोलकर चली गई। बर्फ के ओले जैसा ठंडा पानी टंकी में आ रहा था, जिससे बर्तन धोते धोते रेमा के हाथ भी सुन्न हो गए। लेकिन उस बेचारी को बर्तन धोते ही अपनी सास के कहे मुताबिक कपड़े धोने को बैठना पड़ा। रेमा जया की बहू थी। जया का परिवार वैसे तो छोटा सा था। उसके घर में उसके 2 बच्चे, एक बहू, जया और उसका पति ही थे। लेकिन उनके घर में काम बहुत ज्यादा था। जब से रेमा बहू बनकर जया के परिवार में आई थी, तब से कोई दिन ऐसा नहीं था जब उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी हो। हर रोज, चाहे सर्दी कम होती या ज्यादा, रेमा को ही घर के सभी काम संभालने पड़ते थे। आज भी रेमा बैठी हुई कपड़े धो रही थी कि तभी, अरे इस पाइप को क्या हुआ, इसमें से पानी क्यों नहीं आ रहा है? रेमा ने कई बार पाइप को चेक किया, कई बार टंकी पर भी हाथ मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, एक तो इतनी सर्दी में मैं कैसे कैसे हिम्मत करके मैं इन कपड़ों को धोने के लिए बैठी थी, उसमें भी इस पानी ने परेशान करना शुरू कर दिया। माँ जी को बताती हूँ। रेमा ने यह बात जाकर जया को बताई। जया आराम से आग के पास बैठकर मूंगफली खा रही थी। देख बहू, कपड़े धुलना तो बेहद जरूरी है। अब अगर कपड़ों पर साबुन लग चुका है तो तू एक काम कर, पानी का तो नहीं पता कि कब टंकी में, तू न जाकर नदी पर इन कपड़ों को धोकर आ जा। माँ जी, क्या कहा आपने, नदी पर? माँ जरा बाहर की हालत देखिए, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसे में नदी का पानी तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो रहा होगा ना। अब सर्दी है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं कि हम अपने रोजमर्रा के काम भी ना निपटाए। बहू बोल। देख, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जाकर जल्दी से इन कपड़ों को धोकर आ। रेमा की अपनी सास के आगे एक नहीं चल पाई और वो बेचारी कांपते हुए नदी के किनारे पहुंच गई, जहां उसने पैर के अंगूठे से नदी का पानी चेक किया। हे भगवान, ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं यहाँ कपड़े कैसे धोऊंगी? बिना धोए घर को लौट भी तो नहीं सकती हूँ। चल रेमा, हिम्मत कर। रेमा हिम्मत करके नदी पर कपड़े धोने को बैठ गई। नदी का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसे में किसी तरह वो कपड़े धो ही रही थी कि तभी नदी किनारे कुछ बच्चे खेलने आ गए, जो नदी में पत्थर मारने लगे। किसने मारा पानी में पत्थर? सारा पानी मेरे ऊपर ही उछल कर आ गया। रेमा ने ऐसा बोला ही था कि तभी एक और बड़ा सा पत्थर पानी में आकर गिरा और उससे भी जो पानी उछला उसकी छींटें सीधा रेमा के ही ऊपर आईं। अब तो हद ही हो गई। रेमा जैसी बच्चों को डांटने के लिए खड़ी हुई तो उसकी कमर में भी एक पत्थर आकर लगा। अब उसका पारा चढ़ गया और उसने गुस्से में पलट कर देखा। कुछ दूरी पर बच्चे खड़े हुए थे जिनके हाथों में पत्थर थे। बच्चों, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी देर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। रेमा ऐसे बोलकर जैसी बच्चों की तरफ को बढ़ी तो बच्चों ने खुद ही वहां से भागना शुरू कर दिया और वो वहां से दूर भाग गई। चले गए हैं बच्चे, बिना कितने शरारती होते हैं। मुझे पूरा गीला कर दिया। अब जल्दी से कपड़े धो लूं, उसके बाद घर जाकर और भी काम है। रेमा ने ऐसे बोलकर जल्दी से कांपते हुए सभी कपड़ों को पूरा किया और गीले गीले कपड़े लेकर रेमा घर आ गई। आ गई तू? जितनी देर तूने लगाई है ना, इतनी देर में तो मैं ऐसे कपड़े 4 बार धोकर लौट आती। माँ जी, वो नदी किनारे बच्चे परेशान कर रहे थे। मुझे सफाई मत दे, अब इस गीली साड़ी को चेंज कर और जल्दी से घर के कामों को निपटा। जी। सुन, गौतम का काम पर से फोन आया था, बोल रहा था गोभी आलू खाने, तो तू जरा वो ले आना। अभी पहले झाड़ू पोछा कर ले। जया के आगे रेमा की कहाँ चलती, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली और गीली साड़ी को बदलकर रेमा घर के कामों में लग गई। उसने सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोंछा। हे भगवान, मेरे काम खत्म क्यों नहीं होते? अभी इसके बाद मुझे बाजार जाना है गोभी आलू खरीदने। पोछा पूरा करके रेमा बाजार के लिए निकल गई। बाहर अब ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी और रेमा ऐसे में अपनी कार्डिगन के ऊपर शॉल डालना भूल गई।
हे भगवान, कितनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे तो कान बर्फ से हो गए हैं। मुझे शॉल ओढ़कर आना चाहिए था। रेमा ऐसे ही कांपते हुए बाजार पहुंची, जहां से उसे गोभी तो मिल गई, लेकिन आलू। बहन जी, आलू तो सारे खत्म हो गए। आलू खत्म हो गए? अब मैं क्या करूं? मुझे तो आलू चाहिए थे। अगर जरूरी ही चाहिए तो यही बाजार से निकलकर कुछ दूरी पर आलू का खेत है, वहां से ले आइए। क्या? खेत से? हे भगवान, अब तो जाना पड़ेगा। रेमा के रास्ते में पूरी तरह से कांटे ही कांटे थे। उसे ठंडी बर्फ सी हवा में आलू लेने के लिए खेतों में जाना पड़ा। पूरा खेत नम था और नम पौधों से टकराकर हवा भी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। हे भगवान, मर गई मैं तो। रेमा ने किसी तरह उस खेत में खुद को खड़े होने पर मजबूर किया। कुछ देर के बाद उसे वहां से आलू मिले, जिन्हें लेकर रेमा घर आ गई। घर आते ही रसोई उसका इंतजार कर रही थी। चलो, अब थोड़ा आग का काम तो करने का मौका मिलेगा। रेमा ने बड़ी खुशी खुशी रोटी बनाई और फिर वक्त रहते उसने सभी को खाना खिलवाया। हर रोज रेमा का दिन इसी तरह ठंड में चुनौती भरा होता था। उसका परिवार नाम के लिए तो छोटा था, लेकिन वैसे उसके घर में बहुत काम था। घर वाले हर रोज 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े बदलते थे और रेमा को उन्हें हाथों हाथ धोना पड़ता था। ऐसे ही उसके घर में पानी की किल्लत भी लगी ही रहती। कभी भी टंकी में पानी आता तो कभी कई कई दिन ऐसा होता कि एक एक बूंद घर में पानी नहीं होता। ऐसे में सर्दी में भी बेचारी रेमा को नदी पर जाकर पानी के कामों को करना पड़ता। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज भी रेमा कड़कड़ाती ठंड में नदी पर बैठी हुई बर्तन धो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और ऐसे में उसे उसके बड़े भाई अंकित ने नदी पर बैठा देख लिया। रेमा? कौन? भैया आप? इतनी सर्दी में तू इस ठंडे नदी के पानी में क्या कर रही है? जरा अपनी हालत तो देख, तेरे तो सारे कपड़े भीग रहे हैं। अपने भाई को देखकर रेमा इमोशनल हो गई और उसे रोना आ गया। भैया बस 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 बस, अरे बस चुप हो जा। तेरे ससुराल वालों को ये मजाल कि वो मेरी बहन से ऐसे काम करवाए। चल तू मेरे साथ, इस गौतम की तो क्लास आज मैं लूंगा। अंकित अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्से में था। वो रेमा को अपने साथ उसके घर लाया और उसने घर में चिल्ला चिल्ली मचाना शुरू कर दिया। अरे गौतम, हो ताई जी, कहाँ हो सारे के सारे? अरे कौन है? अंकित बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है? ताई जी, सिर पर सफेद बाल आ गए लेकिन दिमाग में अकल नहीं आई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी छोटी बहन से ऐसे नदी के ठंडे पानी में बर्तन धुलवाने की? अगर बस की है तो आप खुद धोकर देखो कि इस कड़कड़ाती ठंड में कितना मुश्किल होता है ऐसा कुछ करना। अंकित भैया, आप मेरी माँ से बात करने की तमीज को भूल रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप हमारी ही छत के नीचे खड़े हुए हैं। ज्यादा मत बोलो सिया, मैं जानता हूँ कि किसको कितनी इज्जत देनी है। सुनिए जया जी, ज्यादा कुछ नहीं, यही कहने आया था। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। आपके बीच रखा तो आप तो इसे मार ही डालोगे। चल रेमा। नहीं भैया, और आपको अचानक से क्या हो गया? माना कि मैं नदी पर बर्तन धो रही थी, जो कि आसान नहीं है, लेकिन आप मुझे इन सभी कामों से, इन सभी जिम्मेदारियों से बचाकर नहीं लेकर जा सकते हो। ये मेरा ससुराल है। भले ही मुझे यहाँ एक की जगह 100 काम करने पड़े, लेकिन मैं इनसे भाग नहीं सकती, क्योंकि अब यही मेरा घर है। आप जाइए भैया, मैं यहीं ठीक हूँ। रेमा की बात पर सभी तरफ को शांति छा गई और फिर अंकित बोला, देखा देखा आपने ताई जी, ये है मेरी बहन, अभी भी आपकी ही साइड ले रही है, जबकि आप जरा इसकी शक्ल देखो, होठ भी ठंड से नीले पड़ गए हैं। ये तो खुद की जिंदगी आपको सौंप चुकी है, लेकिन मैं इसका भाई इसे ऐसे पिसने नहीं दूंगा। अंकित ऐसे बोलकर चला गया। घर वालों को अब एहसास हो रहा था कि इन्होंने रेमा पर कितना ज्यादा लोड डाल दिया था। जया उस वक्त कुछ बोली तो नहीं, लेकिन वो सोच चुकी थी कि अब वो अपनी बहू को परेशान नहीं करेगी। वहीं अंकित ने अगले ही दिन अपनी बहन के आराम के लिए उसके घर में एक समर गीजर और लगवा दिया। अब रेमा को पानी की किल्लत और ठंडे पानी का टॉर्चर नहीं झेलना पड़ता था। अब उसकी सास भी उससे कम काम लेती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।